एक ऐसी खबर से जिससे हम सभी को सबक लेनी चाहिए। केरल के त्रिशूर में पुलिस ने ऐसा काम किया है जो पूरे देश के लिए नजीर है। सोशल मीडिया पर इसकी जमकर तारीफ हो रही है। यह पूरा सड़क पर हुए इस वाकये के बाद पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई से जुड़ा हुआ पूरा मामला, जिसमें पुलिस ने ट्रैफिक नियम और सिविक सेंस को ताक पर रखकर गाड़ी चलाने वाले को सबक सिखाया, और वो सबक सिखाया जो ये कभी भूल नहीं पाएगा। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं ये उस शख्स की तस्वीर है, उस गाड़ी की तस्वीर है जिसने एक एम्बुलेंस का रास्ता रोका था। तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाते हैं, विजुअल लेकर आई तस्वीरें, और देखिए किस तरह से एक एम्बुलेंस के सामने चल रही है गाड़ी और लगातार सामने वाली कार एम्बुलेंस का रास्ता रोक रही है और एम्बुलेंस को आगे जाने नहीं दे रही है। यह शख्स जो गाड़ी चला रहा है कोई नाबालिग नहीं है, यह ट्रैफिक रूल्स जानता है, बावजूद इसके नियमों की परवाह किए बगैर नियमों को ताक पर रखकर अपनी गाड़ी एम्बुलेंस के सामने तेजी से दौड़ाता रहा। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए किस तरह से एम्बुलेंस का रास्ता ब्लॉक किया गया। नतीजा यह हुआ कि पुलिस की कार्रवाई का इसे अब शिकार होना पड़ा है। अब आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल 7 नवंबर को चलाकुडी में यह घटना हुई। कथित तौर पर वाहन पुन्नानी से त्रिशूर मेडिकल कॉलेज की ओर जा रहा था। एम्बुलेंस ड्राइवर की ओर से शेयर किए गए डैशकैम फुटेज में 2 लेन वाली सड़क पर एम्बुलेंस 2 मिनट से अधिक समय तक एक सिल्वर कार के पीछे पीछे चलती दिखाई दे रही है। वीडियो में दिखता है कि कार ड्राइवर एम्बुलेंस के आगे निकलने के हर प्रयास को रोके हुए है। इधर एम्बुलेंस ड्राइवर लगातार सायरन बजा रहा है, हॉर्न भी दे रहा है, लेकिन फिर भी उसे कार चालक से साइड नहीं मिल रहा है। अधिकारियों ने फिर कार की नंबर प्लेट से शख्स की पहचान की। इसके बाद कार मालिक पर एम्बुलेंस का रास्ता रोकने, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्राधिकारी के काम में बाधा डालने, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र न रखने का आरोप लगाते हुए 2.5 लाख रुपए का चालान काटकर थमा दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। एक बार फिर से आप ये वीडियो देखिए और आप ही ये तय कीजिए कि क्या इस तरह से किसी एम्बुलेंस का रास्ता रोका जाना चाहिए। एम्बुलेंस में कोई बीमार है जो इलाज के लिए अस्पताल की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी एक गाड़ी ने उसका रास्ता रोका। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए आप। सड़क पर कार चलाते समय हम ये मान के चलते हैं अगर हमारे पास लाइसेंस, गाड़ी के कागज और बीमा है तो फिर कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला चालान नहीं काट सकता है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि वाहन चलाते समय हमें कई तरह के नियमों का पालन भी करना पड़ता है। अक्सर हम जाने अनजाने में नियमों को तोड़ भी देते हैं, जिसके लिए हमें तगड़ा जुर्माना और चालान भरना पड़ता है। ऐसा ही एक नियम सड़क पर चलते समय एम्बुलेंस को रास्ता देने को लेकर भी है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में इसका प्रावधान किया गया है। नए कानून में यह जिम्मेदारी पूरी न करने पर वाहन चालकों पर भारी चालान का प्रावधान है। ऐसे में आपके पास वाहन चलाते समय लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के कागजात और बीमा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी पुलिस आप पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना ठोक सकती है। आपको बता दें कि किस तरह आपकी एक लापरवाही आपकी गाड़ी का भारी भरकम चालान कटवा सकती है। दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट 194E से बचना बहुत जरूरी है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में नई धारा जोड़ी गई है। अगर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से जा रहे हैं, एम्बुलेंस, फायर सर्विस की गाड़ी या दूसरे इमरजेंसी वाहन को अगर आप रोकते हैं जो राज्य सरकार की तरफ से चिन्हित की गई है, इनको अगर आप जाने का रास्ता नहीं देते हैं, अगर आप रुकावट डाल रहे हैं, तो एक्ट के तहत 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ड्राइवर को 10,000 रुपए का जुर्माना ठोका जा सकता है। 6 महीने की सजा भी या फिर दोनों हो सकती है। पुराने मोटर व्हीकल एक्ट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। किसी भी दुर्घटना के वक्त पीड़ित के लिए सबसे अहम उसका वक्त होता है, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस को सड़क पर रास्ता नहीं मिल पाता है। कई बार एम्बुलेंस को अनचाहे जाम का सामना करना पड़ता है। वहीं कई दफे बाइक चालक एम्बुलेंस को पास तक नहीं देते। कुछ लोग जानबूझकर एम्बुलेंस के आगे चलते हैं जिनसे उन्हें खाली रास्ता मिल सके। ये प्रैक्टिस गलत है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में अब इन हरकतों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। इसलिए हमारी आपसे अपील है, इंडिया डेली अपील करता है कि आपके पीछे अगर कभी भी आपको एम्बुलेंस नजर आए तो उसे फौरन साइड दें।
हो सकता है एम्बुलेंस खाली हो, लेकिन क्या पता वो एम्बुलेंस किसी मरीज को लाने जा रहा हो, किसी मरीज के कॉल पर जा रहा हो। इसलिए एम्बुलेंस में कोई है या नहीं है, इस बात से एम्बुलेंस को मत जोड़िए। एम्बुलेंस अगर है पीछे या फिर कोई भी इमरजेंसी वाहन है तो उसे रास्ता जरूर दीजिए। आइए अब चलते हैं मणिपुर की तरफ। क्या हो रहा है मणिपुर में? बार बार मणिपुर क्यों सुलग रहा है? 18 महीने के बाद एक बार फिर से मणिपुर के हालात चिंता बढ़ाने वाले हैं, जिसकी आंच दिल्ली तक महसूस की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे को छोड़कर फौरन दिल्ली आ चुके हैं। दरअसल मणिपुर में 6 लोगों की अगवा कर हत्या की गई, उसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और उसके बाद हिंसा का दौर शुरू हुआ है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 1 साल की खामोशी के बाद मणिपुर फिर सुलग रहा है, हिंसा की आंच में झुलस रहा है। जिरीबाम जिले में मैतेई समुदाय की 6 लोगों की हत्या की गई। मैतेई समुदाय को शक है कि कुकी उग्रवादियों ने उनकी हत्या की, जिनके ऊपर इन लोगों को बंधक बनाने का इल्जाम था। इसके बाद रविवार को प्रदर्शन शुरू हुए। प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक के मौत और एक अन्य के घायल होने की बात सामने आई। जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने रविवार रात को बीजेपी और कांग्रेस के दफ्तर में तोड़फोड़ और लूटपाट की। सुरक्षा बलों ने हिंसाग्रस्त इलाके में मोर्चाबंदी करते हुए इलाके में 107 नाके और चेकपोस्ट स्थापित किए हैं, जिसमें पहाड़ी और घाटी दोनों इलाके शामिल हैं। अब आपको बताते हैं मणिपुर हिंसा की पूरी टाइमलाइन क्या है। मणिपुर में राहत शिविर से लापता महिलाओं और बच्चों के शव मिलने के बाद हिंसा भड़की। भीड़ ने 3 मंत्रियों और मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के दामाद समेत 6 विधायकों के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की। 2 चर्च और 3 घरों को भी फूंक दिया गया। महिलाओं और बच्चों की हत्या का आरोप लगा है उग्रवादियों पर। सीआरपीएफ के साथ मुठभेड़ में 10 कुकी उग्रवादी मारे गए हैं। गुस्साई भीड़ ने रविवार को निंगथोंग में लोक निर्माण मंत्री गोविंद दास लंगमेइदोंग बाजार में बीजेपी विधायक वाई राधेश्याम थौबल, जिले में बीजेपी विधायक पूनम ब्रोजेन, इंफाल पूर्वी जिले में कांग्रेस विधायक टी लोकेश्वर के घर में आग लगा दी और तोड़फोड़ की। हमले के वक्त विधायक और उनके परिवार के सदस्य घर पे नहीं थे। 16 नवंबर की रात प्रदर्शनकारी इंफाल पूर्व में बीरेंद्र सिंह के पैतृक आवास की ओर भी बढ़े। सुरक्षा बलों ने उन्हें 100-200 मीटर पहले ही रोक लिया। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए कई राउंड आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां भी चलाई। इधर मणिपुर के हालात को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र की तमाम रैलियों को छोड़कर, तमाम कार्यक्रमों को छोड़कर दिल्ली आ चुके हैं। यहां उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज बैठक भी की और पूर्वोत्तर के इस राज्य में शांति बहाली के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा बलों की 50 अतिरिक्त कंपनियां भी मणिपुर भेजने का फैसला किया गया है। मणिपुर में जो हालात है उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कानून व्यवस्था को जिस लिहाज से चुनौती दी जा रही है, उससे एक बार फिर एन बीरेन सरकार कटघरे में। एनपीपी का समर्थन वापसी से सरकार को भले ही कोई संकट ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं यह बताता है कि वो अपने सहयोगियों का विश्वास इस मसले पर खो रही है। हिंसा के बीच राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम एफएसपा वापस लेने को कहा है। हिंसा के चलते केंद्र सरकार ने 14 नवंबर को कई थानों में एफएसपा लागू कर दिया था। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए यह भी बता देते हैं कि इस मामले में केंद्र सरकार ने अभी तक क्या क्या एक्शन लिया है। गृह मंत्री की बैठकें लगातार जारी हैं। अमित शाह ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। हिंसा से जुड़े 3 मामलों की जांच एनआईए को सौंपी जा रही है। सीआरपीएफ और कुकी उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। 6 लोगों की किडनैपिंग का मामला है। जिरीबाम में 6 लोगों की हत्या की जांच एनआईए करेगी। इंफाल वेस्ट, इंफाल ईस्ट, जिरीबाम, कांगपोकपी, बिष्णुपुर जिले में सेकमाई, लामसांग, लालमई, जिरीबाम, लीमखोंग और मोइरांग पुलिस थाना जैसे इलाकों में एफएसपा लगाया गया था। सीएपीएफ की 2000 जवानों की 20 बटालियन भेजी गई है। जरूरत पड़ने पर और ज्यादा बटालियन भेजने की तैयारी भी कर ली गई है। लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मसले पर ट्वीट किया। हालांकि वो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, जबकि सच यह है कि उनके 3 बार के दौरे और प्रभावितों से मुलाकात का असर भी नहीं दिख रहा है। और इस मसले पर आज फिर से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। मणिपुर में जो हो रहा है पूरे देश को मालूम है। 1.5 साल हो गए, 1.5 साल हो गए मणिपुर हिंदुस्तान का स्टेट है, मगर प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए हैं। और मणिपुर में मैं गया हूं, मैंने अपनी आंखों से जो हो रहा है देखा है। हमारी पूरी सपोर्ट है। हमने सरकार को कहा है कि जल्दी से जल्दी हिंसा को बंद कीजिए, मगर नहीं हो रहा है।
और इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट किसी का तो है। होम मिनिस्टर जी को अपना काम करना चाहिए, मगर किसी ना किसी कारण होम मिनिस्टर अपने काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मगर जो मणिपुर में हो रहा है पूरा देश जानता है, बिल्कुल गलत हो रहा है और हिंसा को एकदम वहां पे बंद होना चाहिए और एक बार फिर शांति आनी चाहिए। लेकिन पिछले साल जब मणिपुर में हिंसा भड़की, इसके बाद इस मामले पर सियासत शुरू हुई। विपक्ष लगातार मणिपुर को दरकिनार करने का आरोप लगाता रहा। फिर गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में 2.5 घंटे लंबा संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने मणिपुर को लेकर जवाब दिया। साफ तौर पर सदन में जवाब देते हुए मणिपुर हिंसा को लेकर बयान जारी किया और इसकी मुख्य वजह भी बताई थी। वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हुआ और म्यांमार में वहां पर मिलिट्री का शासन आया, डेमोक्रेटिक सरकार गिर गई और वहां पर एक कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इसने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा। जब कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट ने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा, वहां की मिलिट्री शासन ने इन पर कड़ाई करना शुरू की, दबिश बनाना शुरू की और चूंकि म्यांमार की बॉर्डर फ्री बॉर्डर है, मान्यवर, वहां फेंसिंग नहीं है और आज से नहीं, आजाद हुए तब से नहीं है, फेंसिंग नहीं है, तो बहुत बड़ी मात्रा में मिजोरम और मणिपुर के अंदर कुकी भाइयों का वहां शरणार्थी नाते यहाँ आना शुरू हुआ और परिवार बसने लगे। कहाँ बसेंगे? तो जंगल में बसने लगे और एक प्रकार से मणिपुर के बाकी हिस्सों में एक असुरक्षा की भावना हुई कि हमारी जनसांख्यिकी बदल जाएगी। तो आपने सुना कि मणिपुर में जो पिछले 18 महीने से अनरेस्ट है, उसकी शुरुआत कहां से हुई। लेकिन मेरी चिंता इसके साथ साथ कुछ और भी है, उससे भी मैं आपको अवगत कराता हूं। मणिपुर पुलिस की ओर से 1 जून 2023 से 12 सितंबर 2024 तक एक एनालिसिस रिपोर्ट सामने रखी गई और इससे जो सच सामने आता है वो बहुत चौंकाने वाला है, जिसमें पता चल रहा है कि कुकी विद्रोहियों की तरफ से जो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो इंटरनेशनल हथियार हैं। इनमें चीन वाले हथियार हैं, अमेरिका वाले हथियार हैं, इंग्लैंड वाले हथियार हैं, म्यांमार, जर्मनी वाले हथियार हैं। कौन कौन से हथियार हैं मैं आपको बताता हूं। भारत में बनी एडवांस स्वदेशी घातक गन को भी मणिपुर पुलिस ने सीज किया है। सबसे बड़ी और चिंता की बात है दर्शकों, विदेशी हथियार जैसे M4 कार्बाइन, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी आर्मी करती है, अमेरिका की तीनों सेनाएं करती हैं। अमेरिका में बनी AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल और उसके बाद M16 असॉल्ट राइफल। इसके अलावा जर्मनी में बनी हेकलर एंड कोच 5.56 राइफल्स, AK-47 का चीनी वेरिएंट, AK-56 चीनी वेरिएंट, म्यांमार की MA1 MK3, इसके अलावा ब्रिटेन में बनी MK5 राइफल भी कुकी विद्रोहियों के पास से जब्त की गई है, सीज की गई है। साथ ही HE-36 मिल्स और MK3A2 हैंड ग्रेनेड्स, इसके अलावा 51 मिलीमीटर और 81 मिलीमीटर के मोर्टार। इन्हें कुकी विद्रोही लोकल लॉन्चर से दागते हैं। ये लॉन्चर स्टील पाइप से बनाए जाते हैं, इन्हें पंपी कहा जाता है। 51 मिलीमीटर वाला मोर्टार 1 किलोमीटर और दूसरा वाला 5 किलोमीटर तक टारगेट करता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्यों ना इंटरनेशनल साजिश की बात की जाए, इस पर सवाल उठाया जाए। इसलिए इसमें इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा, इंटरनेशनल टूलकिट भी दिखता है। अब आपको बताएं कि 1 महीने पहले दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई थी। मणिपुर में करीब 17 महीने से पहले भड़की हिंसा, जातीय हिंसा के बाद राज्य में शांति बहाल करने के कई प्रयास हुए हैं और 1 महीने पहले तक काफी तेज होते दिख रहे थे। ऐसा नहीं है सरकार कोशिश नहीं कर रही है। 16 अक्टूबर को पहली बार मैतेई, कुकी और नागा समुदाय के विधायकों ने गृह मंत्रालय की अपील पर दिल्ली में बैठक की। इस बैठक में कुल 17 विधायक शामिल हुए, जिनमें 9 मैतेई समुदाय के, 5 कुकी समुदाय के और 3 नागा समुदाय के थे। इस महत्वपूर्ण बैठक में गृह मंत्रालय के वार्ताकार AK मिश्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। यह मीटिंग 4 घंटे तक चली थी।
गृह मंत्रालय ने सभी विधायकों और मंत्रियों को पत्रों और टेलीफोन कॉल के माध्यम से बैठक में आने का निमंत्रण दिया था। अक्टूबर से भी करीब 1 महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए मैतेई और कुकी समुदाय के बीच बातचीत बहुत जरूरी है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि केंद्र सरकार दोनों समूह से बात कर रही है। इस बयान के बाद इस बैठक का आयोजन किया गया था, लेकिन उसके ठीक 1 महीने के बाद फिर से मणिपुर को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हुई। इसलिए सवाल बहुत जरूरी है कि वाकई क्या कोई इंटरनेशनल टूलकिट इसके पीछे काम कर रहा है। शक चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों पर भी जाता है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने दिल्ली एनसीआर में रह रहे करोड़ों लोगों को परेशान किया है। सांसों पर कर्फ्यू लगा हुआ है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, जिसे देखते हुए दिल्ली में आज से ग्रैब 4 को लागू कर दिया गया, लेकिन इसका असर होता फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। रविवार को AQI 450 पहुंचने के बाद ग्रैब 4 लागू करने का फैसला किया गया, लेकिन आज सुबह स्थिति और बिगड़ गई और द्वारका और नजफगढ़ समेत कई जगहों पर AQI 500 और इसके करीब पहुंच गया। दिल्ली के औसत AQI की बात करें, ये 481 के पास पहुंच गया है। एनसीआर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। नोएडा में AQI 384, गाजियाबाद में 400, गुरुग्राम में 446 और फरीदाबाद में 336 दर्ज किया गया। दिल्ली में 9वीं तक के स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो वहीं कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम को लेकर फैसला करने का विचार भी चल रहा है। लेकिन दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि एनसीआर क्षेत्र के सभी राज्यों को कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए सभी फिजिकल क्लासेस बंद करने का तत्काल निर्णय लेना चाहिए। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार शाम को राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर सभी छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस बंद करने की घोषणा कर दी थी। वहीं एनसीआर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिशा निर्देश जारी किया गया। यूपी और दूसरी सरकारों को फैसला लेने के लिए कहा गया। जिस समय सुनवाई आखिरी चरण में चल रही थी, उस समय कोर्ट को एनसीआर के राज्यों यूपी, हरियाणा की ओर से बताया गया कि 9वीं कक्षा तक के स्कूल बंद हैं। इस पर जज ने कहा कि फेफड़े तो 10वीं और 12वीं के बच्चों के भी वैसे ही होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें, यह सुनिश्चित करना सभी राज्यों का संवैधानिक दायित्व है। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय एक्शन मोड में हैं। हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी शासित पड़ोसी राज्य पोल्यूशन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। गुरुग्राम में 448, भिवंडी में 430, धारूहेड़ा में 410, पूरे उत्तर भारत में बदलते मौसम में प्रदूषण का प्रभाव मारक होता जा रहा है। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की मार झेलने के लिए मजबूर है, ऐसे समय में भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सो रही है।